हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो बाल देखरेख संस्था में सुपरिटेंडेंट अर्थात अधीक्षक के पदों की भर्ती निकली है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के ऊपर और इसी के अंतर्गत भारत के जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी जरूर करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप सभी को चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वीडियो को टेस्ट की तरह आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है और सारे 30 प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करना है और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 में से आपका कितना सही होने वाला है। तो आज का ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप पेन पेपर भी अपने पास रखिएगा और जो भी मैं यहाँ पे फैक्ट इससे संबंधित बताने वाला हूँ सारे फैक्ट्स को आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो आया था ये 1993 के अंदर 1993 में आया था। ये पहली बात हो गया। अब बात हो रहा है कि इसको लागू कब किया गया। पहला है 23 सितंबर 1993, दूसरा है 28 सितंबर 1993, सी है 12 अक्टूबर 1993 या फिर डी 1 जनवरी 1994। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। ठीक है, पहली बात। एक चीज यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा होगा 12 अक्टूबर 1993। इस दिन क्या हुआ था तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसका स्थापना हुआ था। तो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। ठीक है, ऑप्शन में अगर दिखे तो आपको समझ जाना है कि कब लागू हुआ था और कब जो है मानव अधिकार आयोग का स्थापना हुआ था। तो जब स्थापना की बात करेगा तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ था और जो ये अधिनियम है 1993 को कब लागू हुआ था तो 28 सितंबर 1993 को ये लागू हुआ था। ठीक है, कुछ और भी फैक्ट्स आप सभी को यहीं पे बता देता हूं। याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, एनएचआरसी है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो प्रथम अध्यक्ष आपको याद रखना है, इनका नाम था न्यायमूर्ति, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी जो थे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, फर्स्ट जो इसके प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। अब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2025 में, तो इस समय जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आप सभी को नहीं पता होगा तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा, या फिर कहीं से भी आप इसको याद जरूर रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न को आप पढ़िए कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1) का डी के अनुसार मानव अधिकार का क्या अर्थ है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए कि इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 केवल मौलिक अधिकार, बी संविधान एवं अंतर्राष्ट्रीय करारों द्वारा प्रदत्त अधिकार, सी है राज्य के नियमों द्वारा नियंत्रित अधिकार, या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका क्या आंसर है, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है कि मानव अधिकार का मतलब होता है कि संविधान द्वारा या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय करार होते हैं उसके द्वारा जो भी प्रदत्त अधिकार है उसको हम मानव अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न को भी देखिए, अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन हो सकता है। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कि चारों में से कौन है जो एनएचआरसी के अध्यक्ष हो सकते हैं। पहला सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या फिर कोई भी योग्य व्यक्ति जो है हो सकता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय है ना उससे जो सेवानिवृत्त जो चीफ जस्टिस होंगे वही इसके अध्यक्ष हो सकते हैं इस चारों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं चौथा प्रश्न कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ये भी अच्छा प्रश्न है भाई, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बताइए, ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, या फिर डी मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट जो है वही नियुक्त करता है। मतलब जो अभी प्रेजेंट में जो एनएचआरसी के जो
प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका नियुक्ति कौन किया होगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नियुक्ति किया गया था। आप लोग को ये बताना है कि प्रेजेंट में एनएचआरसी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, आप सभी को कमेंट करके बताना है, राइट। चलिए बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है, बहुत छोटे छोटे यहाँ पे 3 प्रश्न हैं, आप सभी को आना चाहिए। प्रश्न है कि एनएचआरसी में कितने सदस्य होते हैं अगर अध्यक्ष को छोड़ दें, ठीक है। तो याद रखिएगा अध्यक्ष को मिलाकर होते हैं 5 मेंबर्स, ठीक है, लेकिन अध्यक्ष के अलावा कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। छठवां प्रश्न है कि मानव अधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये भी अच्छा प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन कई बार से पूछ दिए जा सकते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। 7वां प्रश्न है कि जो आयोग है के सदस्य की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है। ये भी अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका क्या आंसर होगा, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 65 वर्ष हो सकता है, ठीक है। याद रखिए कितने वर्ष, 65 वर्ष अधिकतम आयु हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8वां प्रश्न है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आयोग के कार्य किस धारा में वर्णित है। धारा 10 में, धारा 12 में, धारा 14 में या फिर धारा 16 के अंदर। इसका क्या आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो धारा बी है इस अधिनियम का, उसी के अंतर्गत जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके कार्य का वर्णन किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। 9वां प्रश्न कि राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस धारा में की गई है। एक तो राष्ट्रीय लेवल पे होगा, सेंट्रल लेवल पे, और एक प्रत्येक राज्य के अंदर भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना होगी। तो ये किस धारा में वर्णन किया गया है, आपसे ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा धारा 21 में, ठीक है। किसके अंदर, धारा 21 के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाएगी, ठीक है। सेंट्रल वाले पे भी दिया गया है और स्टेट वाले में। तो इसका आंसर धारा 21 होगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 10वां प्रश्न है। प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये भी अच्छा प्रश्न है, बताइए मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर कोलकाता के अंदर। तो ये तो आसान प्रश्न है, दिल्ली के अंदर ही स्थित है एनएचआरसी का हेडक्वार्टर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11वां प्रश्न है कि किसी राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कौन करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर सेंट्रल लेवल पे पूछे तो वहाँ पे याद, जो भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वही जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना करता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। लेकिन राज्य लेवल पे अगर बोल दे, स्टेट लेवल पे, तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना कौन करेगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर न्याय विभाग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। 12वां प्रश्न है कि अधिनियम के अनुसार आयोग की जांच रिपोर्ट किसे भेजी जाती है। ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय को, बी संबंधित सरकार को, सी राष्ट्रपति को या फिर डी प्रधानमंत्री को। याद रखिएगा संबंधित जो सरकार होगी उसी को इसका रिपोर्ट जो है भेजा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन कब किया गया था जिससे आयोग की शक्तियां बढ़ाई गई। बताइए कब किया गया था संशोधन और इस आयोग की शक्तियों को बढ़ाया गया था। 2003 में, 2006 में, 2019 में या फिर 2021 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 में इसका संशोधन करके मानवाधिकार आयोग की जो शक्तियां हैं उनको बढ़ाया गया था। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि एनएचआरसी को किस प्रकार की संस्था माना गया है। अच्छा प्रश्न। यह एक न्यायिक संस्था है, अर्ध न्यायिक जिसको हम क्वैसी जुडिशियल कहते हैं। यह है क्या, विधायी है या फिर कार्यपालिका है, किस तरह का संस्था है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अर्ध न्यायिक संस्था क्वैसी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राइट। पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 है कि एनएचआरसी को किसी घटना पर स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी केवल केंद्र की अनुमति से, सी हाँ, डी केवल शिकायत प्राप्त होने पर। इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाँ इस तरह का अधिकार प्राप्त है, स्वतः ही संज्ञान जो है एनएचआरसी के द्वारा लिया जा सकता है। 16वां प्रश्न है कि मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट बाध्यकारी होती है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए हाँ, बी नहीं, सी केवल गंभीर मामलों में या फिर डी राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नहीं, ये बाध्यकारी नहीं होती है, याद रखिएगा। चलिए 17वां प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि एनएचआरसी किस प्रकार के अधिकारों की रक्षा करता है। ए मौलिक अधिकारों की, बी नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार की, सी केवल आर्थिक अधिकार की या फिर डी केवल राजनीतिक अधिकार की। इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है,
जितने भी प्रकार के अधिकार की यहाँ पे बात किया गया ऑप्शन नंबर बी में, इन सभी अधिकारों की रक्षा जो है एनएचआरसी के द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है कि आयोग के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? सचिव जनरल, बी उप सचिव, सी अध्यक्ष या फिर डी सदस्य सचिव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो सेक्रेटरी जनरल होता है वही इस आयोग का सचिवालय का प्रमुख होता है। चलिए 19वां प्रश्न को देखिए। 19वां प्रश्न है कि इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए है मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना, बी आयोग का गठन, सी सदस्य की नियुक्ति, डी जांच की प्रक्रिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना से संबंधित जो प्रावधान है इस अधिनियम की धारा 30 में वर्णन है। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है कि मानव अधिकार न्यायालय के न्यायाधीश कौन होते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। ये दोनों के दोनों प्रश्न जो है अच्छा है, जो कि मानव अधिकार न्यायालय के ऊपर बेस्ड है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर डी जिला मजिस्ट्रेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो सत्र न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वही मानव अधिकार न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। प्रश्न है कि एनएचआरसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो ये तो इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है एनएचआरसी का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म तो याद होना ही चाहिए। और जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ कि प्रेजेंट में कौन है, ठीक है, एनएचआरसी के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 22वां प्रश्न है कि अधिनियम की धारा 2(1) के सी में राज्य की परिभाषा किसके समान है? ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 12 के समान, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 के समान, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 के समान या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51 के समान। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 12 है, ठीक है, उसमें राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य किसको कहते हैं। तो उसी के समान ही परिभाषा जो है इस अधिनियम के धारा 2(1) के सी में ही किया गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। प्रश्न है कि आयोग की कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है? ठीक है, आयोग को किस प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है? पहला न्यायिक शक्तियां, बी दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां, सी पुलिस शक्तियां और डी विधायी शक्तियां। तो इसका क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, दीवानी न्यायालय की समान शक्तियों को दिया गया है, प्रदान किया गया है इस आयोग को। ठीक है, 24वां प्रश्न है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? ए जीवन का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार और डी संपत्ति का अधिकार। तो यही राइट आंसर होगा कि ये एनएचआरसी जो है ये संपत्ति के अधिकार की बात नहीं करता, इसमें इसके अधिकारों में शामिल नहीं किया गया। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न को देखिए। 25वां प्रश्न है कि आयोग को अपने वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करनी होती है किसको? संसद को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को या फिर डी सुप्रीम कोर्ट को। बताइए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। 26वां प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संतुष्टियां कैसी होती है? ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसकी जो संतुष्टियां होती है वो कैसी होती है? बाध्यकारी, सलाहकारी, ए और बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 26वां का बी हो जाएगा। देखिए, जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 है, शॉर्ट में HRPA मैं लिख देता हूँ, HRPA 1993, ये जो अधिनियम है इसके तहत एनएचआरसी का गठन हुआ। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का इसका स्थापना हुआ 1993 के अंदर ही 12 अक्टूबर में। अब इस अधिनियम के तहत एनएचआरसी को सलाहकारी शक्ति प्रदान किया गया है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा प्रश्न है। अभी जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको अलग यूनिक मिलेगा, डिफिकल्ट टाइप का मिलेगा। शुरुआत में थोड़ा इजी थे, अब इसको ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में विचार करिए। मतलब जो भी यहाँ पे दिया गया है उस पर आपको विचार करना। अभी कथन ए है, सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित होते हैं। तर्क इसका क्या दिया है? 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। अब इसी के अकॉर्डिंग कथन और तर्क के आधार पर आपको उचित विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ए जो है ये बिल्कुल सही है और आर भी सही है, दोनों सही है। और आर जो है ए का सही व्याख्या है। 1993 में
जो ये विश्व सम्मेलन हुआ था मानव अधिकारों पर, उसमें यही कहा गया था कि जितने भी मानव हैं उनके जो अधिकार होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, अविभाज्य होते हैं, अन्योन्याश्रित होते हैं और परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी को समान अधिकार जो है, जितने भी मनुष्य है, ह्यूमन है, सबको समान अधिकार प्राप्त है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की ओर। 28वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उस तिथि से खाली स्थान की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है जिस तिथि पर मानवाधिकारों का कथित उल्लंघन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मानवाधिकार आयोग जो है किसी भी मामला पर जांच कर रहा है तो मतलब पूछा यही गया कि कितने समय के अंदर आपको उस पर जांच करना है, उसके बाद आप जांच नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, 1 वर्ष के समाप्ति के बाद जो मानवाधिकार आयोग है उस मामले पर जांच नहीं कर सकता, यह उसका अधिकार नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खाली स्थान में अपनाया गया था, 1948 में, 1946 में, 1945 में या फिर 1966 में। इसका क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, 1948 में अपनाया गया था। ठीक है, कब? 1948 के अंदर अपनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए, आज की वीडियो का 30वां और आखिरी प्रश्न आप सभी के लिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स अभियान क्या चलाता है, कैसा अभियान चलाता है? ए, पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए, बी, दुनिया भर में मानवीय मूल्यों के लिए, सी, मानव विकास अध्ययन के लिए, या फिर डी, मानव मुक्त शिक्षा अधिकारों के लिए। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल से कई बार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 1961 में इसकी स्थापना किया गया था और इसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ? यूके में, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल होता है, इसका क्या कार्य होता है कि पूरी दुनिया में जो मानवाधिकार होता है उसी के लिए अभियान चलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने कुल 30 MCQ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया। 30 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक हमने टोटल 8 वीडियो ऑलरेडी जो है हमने डाल दिया है। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार का 9वां वीडियो है और इसमें से शायद 4 या 5 वीडियो के PDF जो है हमारे चैनल में, टेलीग्राम चैनल में डला हुआ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी का भी मैं संडे को डाल दूंगा। ठीक है, बाकी का PDF जो है मैं संडे को डाल दूंगा। एक काम करना होता है कि PDF जो भेजता हूँ उसमें आपको केवल क्वेश्चंस मिलते हैं, आंसर जो है आपको आंसर जो है वीडियोस देख के ही आपको आंसर खुद टिक करना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF वहाँ पे मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।